नमस्कार, न्यूज़ अफेयर 24 पर आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव में सबसे सटीक एग्जिट पोल के साथ प्रबोधन रिसर्च ग्रुप और न्यूज़ अफेयर 24 ने जो आंकड़े दिए थे, बिल्कुल कुछ उन्हीं के आसपास के आंकड़े जो है परिणामों भी रहे थे। उसके बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। परिणाम की जो तारीख है नजदीक आती जा रही है और वैसे ही राजनीतिक जो हलचल है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोरों से गूंजा। वहीं महाराष्ट्र को अब तक का सबसे जटिल चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 6 बड़ी पार्टियां 2 बड़े गठबंधन के साथ आमने सामने है, जिसमें महायुति और महाविकास अघाड़ी है। महाराष्ट्र में 288 सीटें और झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अब इस महा एग्जिट पोल को लेकर हमारे साथ में है प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के संस्थापक विनोद जी जोशी और जो यहाँ न्यूज़ अफेयर 24 के चैनल हेड भी है, और साथ में स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद है एंकर साक्षी। आज हम झारखंड और महाराष्ट्र की 288 और 81 सीटों को लेकर एक महा एग्जिट पोल लेकर आए। जिस तरीके से पहले भी न्यूज़ अफेयर 24 और प्रबोधन रिसर्च ग्रुप ने जो एग्जिट पोल दिए हैं वो बिल्कुल जो है या तो सटीक रहे हैं या फिर आंकड़ों के सबसे करीब रहे हैं। ऐसे में अब इस एग्जिट पोल को महा एग्जिट पोल के रूप में यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर विनोद जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ जो राजनीति से जो जुड़ी हुई जो बातें हैं एक बार थोड़ी सी उस पर जो है नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस चुनाव को लेकर 1960 में अस्तित्व में आए महाराष्ट्र राज्य का सबसे जटिल चुनाव कहा जा रहा है। इस स्थिति के लिए राज्य में पिछले 5 साल से चल रही कुर्सी की लड़ाई जिम्मेदार है। यहाँ शिवसेना के उद्धव और शिंदे 2 गुट हो गए, तो वहीं एनसीपी शरद पवार और अजित पवार में बट गई। अब महायुति में भाजपा के साथ शिंदे और अजित पवार, वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ उद्धव और शरद पवार है। चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वह है योगी को बांटेंगे तो काटेंगे, एक बार फिर गुंजा। हालांकि महायुति में शामिल दिग्गज नेता इसके विरोध में उतर गए। अजित पवार को यह नारा राज नहीं आया और उन्होंने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता पंकज मुंडे भी इसे नकारा है। नारे की आलोचना बढ़ती देख बीजेपी ने शब्दों को थोड़ा बदल दिया। इसका बदलाव खुद योगी आदित्यनाथ ने ही किया। उन्होंने एक नया नारा उछाला जो कि था एक है तो सेफ है। अब चुनाव के परिणामों में कौन सा मुद्दा असर करेगा वह देखा जाना है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चुनावी मुद्दे तो काफी कुछ हैं और अब बात करते हैं 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड की। यहाँ 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। यही वो पार्टी है जिसने बिहार से झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में बड़ा सहयोग दिया था। चुनाव से पहले राज्य में सबसे बड़ी उठापटक तब हुई जब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीएम यानी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। इसके अलावा चुनाव में विपक्षी दल भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया बांग्लादेशी घुसपैठ का। यही नहीं, हेमंत सोरेन के जेल जाने पर चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया, लेकिन हेमंत सोरेन के जमानत पर बाहर आते ही चंपई को सीट छोड़ने के लिए कहा गया। फिर क्या था, चंपई ने पूरे माहौल को देखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ गई। अब पहले ये देख लेते हैं कि झारखंड में प्रमुख चेहरे जो मैदान में हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सहित 4 कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी, कल्पना सोरेन। वहीं भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही लिस्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के नाम है। देखिए, महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख चेहरे जो मैदान में हैं उनकी भी हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 पार्टियों के 6 दिग्गजों के बड़े चेहरे तो है ही, इसके साथ ही अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी चेहरे यहाँ पर मैदान में। प्रमुख चेहरों में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना से ही उद्धव ठाकरे और एनसीपी से शरद पवार, इधर एनसीपी से अजित पवार मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं। इसके अलावा भी जो कई सारे जो चेहरे हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं।
अब इन्हीं जो राजनीतिक जो माहौल यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि मतदान तो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है सवाल जवाब उसका सिलसिला शुरू करते हैं। और जिस तरीके से जो है प्रबोधन रिसर्च ग्रुप से फाउंडर विनोद जी जोशी हमारे साथ में है। सर, कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में अब तक के सबसे बड़े जटिल चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 6 बड़ी पार्टियां सामने हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, और किसका पलड़ा जो है आप यहाँ पर भारी समझते हैं? महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि आज तक देश आज़ाद हुआ इसके बाद सबसे कठिन इलेक्शन है, जहाँ पे 6 पार्टियां बराबरी की टक्कर में, 3 इधर और 3 इधर, यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस उनके साथ में है, एक और शिवसेना शिंदे और अजीत पवार, और एक और है कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे और साथ में है शरद पवार। इस प्रकार की बड़ी जबरदस्त भिड़ंत है यहाँ, और भी इंडिपेंडेंट भी कई लोग खड़े हो गए हैं, इसलिए बहुत ही कठिन सर्वे है। इस बार हमने जो सर्वे किया है वो बहुत बड़ा कठिन सर्वे है। फिर भी मैं अलग अलग विभागों, जहाँ तक सवाल है, अलग अलग विभाग हैं, विदर्भ विभाग, अपना खानदेश विभाग, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मुंबई कोंकण, इस प्रकार के 6 विभाग है। 6 विभाग में अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियां आगे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि खानदेश नासिक एरिया में इस बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी थोड़ी सी आगे है। जहां तक सवाल है मराठवाड़ा में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी थोड़ी सी आगे है। विदर्भ में बीजेपी आगे है। पश्चिम महाराष्ट्र में बराबर टक्कर दे रही है, बीजेपी और राष्ट्रवादी को बराबर टक्कर दे रही है, वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मुंबई कोंकण में यदि हम देखें तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का बहुत बड़ा वर्चस्व है। मैंने देखा कि पनवेल से लगा के जो कोंकण स्टार्ट होता है, पनवेल से बेलापुर और पूरा कोंकण पट्टी लास्ट तक गोवा के पास सिंधुदुर्ग तक एक भी सीट दूसरी पार्टी को नहीं मिल रही है, ऐसा हमारा सर्वे है, जिसमें सिर्फ शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी को मिल रही है, जो अजीत गुट एनसीपी। तो विनोद सर, आप हमें बताइए, महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में कुर्सी पर जिस प्रकार की उठापटक चली, क्या जनता ने उसे ध्यान में रखकर वोट किया? बिल्कुल। जो कहते हैं कि जैसे शिंदे पे उद्धव ठाकरे साहब ने आरोप लगाया कि ये गद्दारी की है उन्होंने, शिवसेना शिंदे ने गद्दारी की है, लेकिन मैं जहाँ तक पूरे राज्य में घुमा हूँ तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस में गए उसका भी परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जो कि वास्तव में बाला साहब ठाकरे थे, वो 40 साल तक मैंने देखा, उनके पास बहुत निकट रह चुका हूँ मैं, और 16-17 साल में एडवाइजर भी रह चुका हूँ। तो मैंने देखा कि वो कई बार ऑफर आया उनको, शरद पवार जी का, अन्य का, कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं थूका हुआ चाटता नहीं हूँ। इस प्रकार की जो माहौल था, उस माहौल को लोग जानते थे। शिवसेना कभी भी कांग्रेस के पास नहीं जाएगी, और जो कांग्रेस के पास गई वास्तव में गद्दारी वहां हुई। और शिंदे ने, जो कि बहुत मजबूत पकड़ थी, और जो उद्धव ठाकरे के आसपास जो लोग थे उनको मिलने नहीं देते थे, बहुत सारे मंत्रियों को, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टरों को, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा, और वो 50 लोगों को लेके निकल गए, 41 एमएलए को लेके निकल गए। तो ये बहुत बड़ा उनके पास बहुत बड़ी टीम है। जहाँ तक सवाल है, ये प्रभाव यहाँ पर शिंदे को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे महायुति में। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें झारखंड से जुड़ी, तो झारखंड में हेमंत सोरेन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग में यहाँ पर गिरफ्तार उनको यहाँ पर किया गया था। और ये जो कार्रवाई है भाजपा को, इस कार्रवाई से कितना जो है फायदा यहाँ पहुंचा सकती है कार्रवाई? जो सोरेन जी जो जेल में गए, उसमें लोगों को, और भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, उसमें उनको सहानुभूति लहर भी कुछ मिली उसका, इसीलिए ये बराबरी की टक्कर पे हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि बीजेपी थोड़ा सा आगे रह के सत्ता में आएगी। झारखंड टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थामा। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सबसे कितना संकट हो सकता है? जहाँ तक सवाल है चंपई का, जो कि सोरेन के भाई हैं, भाई उनके चाचा लगते हैं, और उन्होंने जो कदम उठाया वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो 1 आध सीट 2 सीट जीत सकते हैं, इतना एक अंदाजा है।
उनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। जैसे विनोद सर, बीजेपी का जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, इसको बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने, जो गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर नकार दिया है। भाजपा इसको लेकर बैकफुट पर गई, तो क्या वोटर्स पर भी इसका कुछ असर पड़ा होगा? क्योंकि जिस तरीके से पहले खुद का नारा, लेकिन उसके बाद उसी पर बैकफुट पर आना। ये उत्तर प्रदेश तक ये नारा चलता है और जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां चलता है। दूसरी जगह जहां मुस्लिम, महाराष्ट्र में 11% मुस्लिम है, तो वहां पर वो मुद्दा ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, लेकिन साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस प्रकार का नारा चला है। जहां तक सवाल है अजीत पवार का, जो कि बीजेपी के साथ में है, शिंदे और उनके साथ में, उन्होंने थोड़ा पहले ऑब्जेक्शन, मतलब उन्होंने इसको विरोध किया था। इसका कारण मूल कारण यह है कि जहां पे भी अजीत पवार की सीटें हैं वो सब मुस्लिम इलाके में दी हुई हैं, तो वहां पे उनको मुस्लिम वोट भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे बांद्रा ईस्ट को देखें तो बाबा सिद्दीकी का लड़का जीतने की कगार पे है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है और अजीत पवार की ओर ज़्यादा उनका झुकाव है, तो इसीलिए उन्होंने इस नारे को थोड़ा दूर रखा हुआ है। सर, झारखंड में कल्पना सोरेन की रैलियों में जिस प्रकार की भीड़ जुटी, उससे भाजपा के नेता भी चिंतित दिखे। यह भीड़ परिणाम में कितना असर दिखा पाएगी? ज़्यादा नहीं है, 1-2 सीटों पे प्रभाव हो सकता है, और भीड़ कुछ देखने के लिए भी आती है। एक ज़माना था जब बाला साहेब ठाकरे कोल्हापुर में, जब हेलीकॉप्टर में मुझे खुद बिठा के बताया था कि देखो जोशी, क्या 2.5 लाख लोग आए हुए हैं, तो मैंने बोला सर ये देखने के लिए आए हुए हैं, अभी वोट में परिवर्तित होते हैं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। बाद में हमने देखा कि 91 में उस समय 7,500 वोट उस सीट पे मिले थे। तो ये कई बार इस प्रकार के लोगों को भीड़ देखने भी आती है, जो वोट में परिवर्तित हो जाए ऐसा नहीं कह सकते। विनोद सर, यहाँ पे जैसे दोनों ही जगह जो है गठबंधन की सरकार बनने की जो है बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि देखो पार्टियां काफी सारी जो है आपस में यहाँ पर, तो सरकार बनती है तो गठबंधन से ही यहाँ पर बनने की थी। सीएम चेहरा है वो किसे मानते हैं आप? सर्वे में कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आती है कि सीएम चेहरा अगर होगा तो कौन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी को ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ तक सवाल है उनका प्रभाव और आगे नेताओं में उनकी काफ़ी पेट, बाबूलाल मरांडी वहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे, एकनाथ शिंदे, दोनों का कंपटीशन है। यहाँ पे एक लाइन है, जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि 100 से कम सीटें आती है बीजेपी को, तो बीजेपी है वो अपना दावा नहीं रखेगी और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी। शिंदे को यदि 35 सीटें मिलती हैं तो उनको भी डर है, यदि 35 से कम मिल गई तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, हो सकता है कोई और मुख्यमंत्री हो। इस प्रकार से यहाँ थोड़ा है, उस परिणाम पे निर्भर है कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, उसके ऊपर पूरा निर्भर है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। जबकि महाविकास में उद्धव ठाकरे और जहाँ तक नाना पटोले इस प्रकार के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सर, अब बात करते हैं महिला वर्ग की। भाजपा का सबसे बड़ा भरोसा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना है। क्या महिला वोटर इस ओर आकर्षित हुई है? बिल्कुल, यहाँ पर एकनाथ शिंदे के जहाँ जहाँ सीटें थी वहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा सभा में भी आ रही थी, और मुझे लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ा है। और निश्चित रूप से किसी जमाने में कभी कभी लोग वोट खरीदने के लिए 500 के नोट दे देते थे। आज यदि वो एक साथ से 7,500 रुपये उनके खाते में आए थे एक साथ से, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है और महिलाएं काफी रुचि ले रही हैं और सभाओं में भी आ रही है। उससे लग रहा है कि इसमें महायुति को बहुत फायदा हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से महा एग्जिट पोल पर हमारे साथ में प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के संस्थापक विनोद जी जोशी हैं, तो कुछ सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं उसकी बात कर लेते हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम की जो सीट है जिसमें बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस है, और इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रफुल्ल विनोद जो गुड़ादे हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं सीट को? जहाँ तक सवाल है नागपुर दक्षिण पश्चिम का, तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार है एक, और वहाँ पर लगभग 80 से 1 लाख वोटों से जीतने का उनका लीडिंग होगी।
बारामती पुणे वाली जो सीट है, यहाँ पर देखें एनसीपी से अजित पवार है, तो यहीं दूसरी तरफ जो है शरद पवार, एनसीपी जो है वो युगेंद्र पवार यहाँ पर है, जो शरद पवार की जो एनसीपी उससे यहाँ किस तरीके का लगता है आपको कि कौन आगे कौन पीछे? बारामती के लोकसभा चुनाव में अजित पवार की भी पत्नी और सुप्रिया सुले दोनों खड़े थे, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीत गई थी और बुरी तरह से हार रही थी अजित पवार की मिसेज। तो अब मेरे को लग रहा है कि वो उसका कुछ सहानुभूति यहाँ बारामती में अजित पवार की तरफ है और अजित पवार आराम से वहां जीत सकते हैं। वर्ली मुंबई वाली सीट की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो शिवसेना यूबीटी जो है तो उससे आदित्य ठाकरे यहाँ पर मैदान में है, तो वहीं मनसे से जो है संदीप देशपांडे यहाँ पर मैदान में है। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे और वहाँ पे एक और चेहरा है संदीप देशपांडे, तो मनसे के हैं, लेकिन अब शिंदे के जो है वो अपने मुरली देवड़ा के लड़के वो खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मुरली देवड़ा के लड़के की वास्तविक सीट है वो दक्षिणी मुंबई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है क्योंकि नई बिल्डिंगें जो बनी है उसमें गुजराती मारवाड़ियों का काफ़ी दबदबा है, लेकिन वो वोट डालने नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे यहाँ से जीत सकते हैं। मध्य मुंबई की जो एक सीट है यहाँ पर, माहिम वाली जो सीट है, वहां पर शिवसेना से जो है सदा सरवणकर जो है वो यहाँ पर है, दूसरी तरफ जो मनसे फिर एक बार जो है मंत्री की अमित ठाकरे वो यहाँ पर है। इस सीट पर किस तरीके के नतीजे को देखते हैं आप इस एग्जिट पोल में? माहिम सीट विधानसभा जो सदा सरवणकर 3 बार जीते हुए हैं, जो कि अभी शिंदे में हैं, और मनसे से अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के लड़के हैं, और साथ में हैं महेश सावंत करके, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी वहां से लड़ रही है। महेश सावंत पिछली बार भी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। अमित ठाकरे मनसे से, और 3 जने एक साथ से शिवसेना के वोट काट रहे हैं, लेकिन महेश सावंत को यहाँ मुस्लिम वोट भी मिल रहे हैं। 15% मुस्लिम वोट है, लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम वोट लेना चाहेगा उसको हिंदू वोट का थोड़ा सा मुश्किलात होगी। वहाँ सदा सरवणकर जो कि वहाँ पे रात दिन काम करते हैं और घर घर में उसको जानते हैं लोग, और अमित ठाकरे एकदम नया चेहरा है। ठीक है, राज ठाकरे के लड़के हैं, लेकिन अमित ठाकरे कुछ पीछे रह जाएंगे और सदा सरवणकर की वहां विजय होंगे। देखिए, इस तरीके से जो सतारा वाली जो सीट है, दक्षिण कराड़ का जो क्षेत्र है, वहां पर सतारा की जो सीट है, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर कांग्रेस से हैं और डॉक्टर अतुल भोसले जो है बीजेपी से यहाँ पर जो है मैदान में। इस सीट पर किस तरह के नतीजे यहाँ पर एग्जिट पोल बताती है? पश्चिम महाराष्ट्र में हमने देखा कि वहां पर अधिकतर कैंडिडेट उम्मीदवार का बहुत बड़ा वर्चस्व रहता है। कहीं भी जैसे हमने देखा लोकसभा में, हमने देखा सांगली में जो कि वसंतदादा पाटिल के पोते खड़े हुए थे, जो कि इनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट में खड़े हो गए और जीत गए। एकमात्र सीट जो महाराष्ट्र की थी वो सांगली थी, जो कि वसंतदादा पाटिल के पोते जीत गए थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में जो भी उम्मीदवार रहते हैं उनका वर्चस्व रहता है। पतंगराव कदम जैसे नेता थे, कई सालों तक जीते, 7-7, 8-8 बार। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान भी कई सालों से जीत रहे, तो उनका वर्चस्व है, वो पृथ्वीराज चौहान वहां से कराड़ से जीतेंगे। अणुनगर जो सीट है, अणुशक्ति नगर वाली जो सीट है, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की एग्जिट पोल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सर अणुशक्ति नगर की जो सीट है यहाँ पर एनसीपी शरद पवार की जो सीट है, एनसीपी जो पार्टी है उसमें फहाद अहमद यहाँ पर है, तो वहीं उनके सामने जो शिवसेना से जो सना मलिक है उनको उतारा गया है। शिवसेना शिंदे से सना मलिक को उतारा गया है, और वहां पर एक राहुल शेवाले करके उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, जो कि सांसद भी रह चुके हैं, जिसके कारण उसको मुस्लिम वोट और वो राहुल शेवाले के शिवसेना के वोट दोनों मिलकर मुझे लग रहा है वहां पे नवाब मलिक की लड़की जीतने के चांस बनते हैं। मतलब सना मलिक के चांसेस ज्यादा यहाँ पर लग रहे हैं। चलिए, ये जो एक और सीट है यहाँ पर जैसे मानखुर्द शिवाजी नगर की, जिसमें नवाब मलिक जो है एनसीपी से हैं, इधर शिवसेना से सुरेश पाटिल है, तो वहीं शिवसेना जो यूबीटी की जो है उसमें राजेंद्र वाघमरे यहाँ पर है। उद्धव ठाकरे के ओर से शिवसेना के बुलेट पाटिल नाम से फेमस है, उनको बुलेट पाटिल कहते हैं, और उधर अबू हाशमी खड़े हुए हैं, एक और नवाब मलिक एनसीपी की तरफ से अजित दादा की ओर से, और समाजवादी से अबू हाशमी। समाजवादी से 3 बार जीते हुए हैं वहां अबू हाशमी। इस बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि
नवाब मलिक के भी जीतने के चांस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार 3 बार जीतने के बाद पार्टी लोग हैं वो बोर हो जाते हैं उससे, और चौथी बार में उनको एक विकल्प मिला। हाँ, यदि नवाब मलिक नहीं खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से अबू हाशमी जीतते हैं, और नवाब मलिक खड़े होने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता अधिकतर, आपने देखा होगा कई बार पार्टियां समाजवादी आती है, कभी जनता दल आती है, कभी किसके साथ जुड़ जाते हैं, कभी किसके साथ, तो कभी AIM के साथ जुड़ जाते हैं। पिछली बार एक दक्षिणी मुंबई में भी जीता दिया था उन्होंने, कभी मालेगांव में जीता देते, कभी औरंगाबाद में जीता देते हैं। इस प्रकार से मैंने देखा लगातार कि मुस्लिम मतदाता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प मिल चुका है, इसलिए नवाब मलिक के जीतने के चांस बढ़ गए। जैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके से साकोली जो विधानसभा है, भंडारा की जो सीट है, या भंडारा क्षेत्र जो विधानसभा है यहाँ पर में, तो कांग्रेस से एक बड़ा नाम है यहाँ पर नाना पटोले, और वैसे ही काफी चर्चित चेहरा भी है। वहीं पर सोमवत निर्दलीय जो है भाजपा से बागी भी हो गए हैं। उसके अलावा अब बीजेपी से यहाँ पर अविनाश जो ब्रह्माण्य के वो यहाँ पर, तो क्या ये बागी हैं वो यहाँ पर किसी के समीकरण यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पटोले एक बड़ा नाम भी है यहाँ पर। बिल्कुल, नाना पटोले के एकदम इजीली जीतने के चांस है उस सीट पे, और भाजपा के बागी भी खड़े हो गए जो कि टक्कर दे सकते थे, वो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए वो हार नहीं सकते। ठाणे की जो एक सीट है, जो पचपा खाड़ी, कोपरी पचपा खाड़ी की जो सीट विधानसभा क्षेत्र की है, तो वहां पर खुद जैसे शिवसेना में आप देखें एकनाथ शिंदे हैं, और शिवसेना यूबीटी से जो केदार दिघे यहाँ पर में है, तो क्या लगता है आपको कि एकनाथ शिंदे? उसको 5 पाखड़ी बोलते हैं जी। और एकनाथ शिंदे सबसे पहले, जब भी मैं बाला साहेब ठाकरे के पास था तभी मैं इलेक्शन सर्वे कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने ही टिकट उनको दिलवाया था कि एक नया चेहरा और युवा तो आगे बहुत अच्छा काम में आएगा, ऐसा करके। थाना में सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे महाराष्ट्र के किसी जिले में, सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो वो थाना जिला था। अब पालघर एक अलग हो गया है, लेकिन तब वे कोपरी पंचपाखड़ी से ही लड़े थे, तो वहाँ पे उनका गढ़ है, उनको कहीं 1 लाख के ऊपर से वोट से जीतने की संभावना है। चलिए, महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर तो तस्वीरें अब लगभग साफ हो गई है। बचता है झारखंड। विनोद सर, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोरों से गूंजा। इसको देखते हुए अब एग्जिट पोल क्या बताते हैं सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सवाल है झारखंड का, झारखंड में संथाल क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश के एरिया या पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे आता है, वहाँ पे इस घुसपैठिए का बिल्कुल मुद्दा चला है और उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव नहीं है दूसरे क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने बहुत ही अच्छे उम्मीदवार दिए हैं और लगातार वहाँ पर उन्होंने लास्ट में अंतिम क्षणों में बहुत ही अच्छी मेहनत की है, जिसका परिणाम यहाँ पे मिलेगा। और आदित्यनाथ जी की जो मुख्यमंत्री थे उनकी भी काफ़ी सभाएं हुई है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी अगला झारखंड में राज करेगी। तो देखिए विनोद सर, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की है, कुछ प्रमुख सीटें जो थी महाराष्ट्र की उनको लेकर बात करी, झारखंड में भी जो लगभग यहाँ पर बीजेपी है। शुरुआत के अंदर आपने जिस तरीके से जो है अलग अलग विभाग के अंदर जो है महाराष्ट्र को बांटा था, मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा जो है उस पर और प्रकाश डाल दिया जाए कि किस तरीके से जो है पूरा जो महाराष्ट्र इतना बड़ा है, 288 सीटें जो है वहां पर पूरी है, उसमें किन 6 भागों में जो है विभागों में ये बटा हुआ है, और वहां पर किस तरीके की जो है राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य जो है वहां पर, वो थोड़ा समझाया। महाराष्ट्र है वो 6 भागों में बटा हुआ है। मुंबई का भाग, एक कोंकण का भाग जिसमें थाना भी शामिल है, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश, इस प्रकार के 6 भाग है। और 6 भागों में अलग अलग सभी लोगों का अलग अलग प्रभाव है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का प्रभाव ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। मुंबई कोंकण में हम देखेंगे कि बिल्कुल सफाया हो गया है, वहाँ पर बीजेपी और शिंदे का प्रभाव है। और थाना में विशेषकर शिंदे खुद वहाँ से आते हैं मुख्यमंत्री, इसलिए 24 सीटों में उनका प्रभाव है। अब देखेंगे खानदेश में बराबरी की टक्कर है, बीजेपी और शिंदे और अजित पवार, और उधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का। इसके बाद हम देखेंगे मराठवाड़ा में बिल्कुल थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि ज़्यादा नुकसान होगा बीजेपी का, लेकिन काफ़ी संभल गए और बीजेपी का वहाँ नुकसान कम हो रहा है।
विदर्भ में बराबरी की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में, फिर भी बीजेपी कुछ सीटों से आगे निकल गई है। जहाँ तक सवाल है मराठवाड़ा का, वो मराठवाड़ा में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे ये मराठवाड़ा में लीड ले रहे हैं। इतना पक्का है कि वे बीजेपी के ग्रुप से आगे हैं। एक फाइनल जो है, अगर हम कंक्लूजन पर यहाँ पर आए, जिस तरीके से महा एग्जिट पोल महाराष्ट्र और झारखंड की इस चुनाव में जो मतदान हो चुका है उसके मैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक फाइनल में आपसे जो है जवाब लेना चाहूंगा कि आखिर महाराष्ट्र में और फिर झारखंड में सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? जहाँ तक सवाल है, मैंने एक और जिला आपको बता देता हूँ, अहमदनगर जिला, जो पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक जिला कहते हैं, जहाँ पे कई साकर कारखाने, कहीं दुग्ध व्यवसाय के बिजनेस है, कहीं सूत गिरनी, कहीं ये मतलब सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण यदि दे सकते तो अहमदनगर जिला, जिसमें शिरडी आता है। और शिरडी विधानसभा में विखे पाटिल करके बहुत बड़े नेता, जो कि कह सकते हैं कि पूरे देश का सबसे बड़ा किसान, वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, मराठा समाज के हैं विखे पाटिल। वो भी एक वर्चस्व रखते हैं और वहाँ पे जो भी 12 सीटें उसमें से 5 सीटें लगभग बीजेपी को जिता रहे हैं और एनसीपी को भी 4। तो यहाँ पे एक जिले में बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है उनको। जहाँ तक सवाल है पूरे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि महायुति की सरकार बनेगी। लगभग 150-54 तक उनकी सीटें आएंगी, ज़्यादा आ सकती है, 154 से 165 तक बढ़ सकती है, लेकिन 154 से कम नहीं आएगी। और जहाँ तक सवाल है झारखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। जैसे 82 सीटें हैं, 82 सीटें हैं, तो 82 में से लगभग 46 सीट चाहिए उनको, तो 48 तक उनका 5 सीटें वो आसू करके एक पार्टी है, उनसे समझौता पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, तो उसका फायदा भी उनको मिल रहा है और निश्चित रूप से वो 48 पे उनकी सरकार बन जाएगी। चलिए विनोद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महा एग्जिट पोल को वाकई में एक सटीक रूप और सटीक आकार देने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा, उससे पहले राजस्थान, उसके बाद जो उपचुनाव जो आंकड़े आपने दिए हैं वो हमेशा या तो सटीक रहे या फिर बिल्कुल जो है परिणाम के बिल्कुल आसपास में यहाँ पर है। मेरे साथ में सहयोगी साक्षी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से इस महा एग्जिट पोल के अंदर में आप यहाँ पर शामिल रही। कुल मिलाकर अगर हम किसी कंक्लूजन पर आए, तो यहाँ पर जिस तरीके से विनोद जी ने बताया है कि 154 से 165 तक जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो है बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनने वाली है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दिखती है। तो वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो बहुमत की बात यहाँ पर जिस तरीके उन्होंने बताई कि करीबन 46 से भी प्लस जो है यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि ये चीजें साफ हो जाती है। हालांकि अब मतदान हो चुका है और अब नतीजे सामने बहुत जल्द आने ही वाले हैं, और लेकिन उससे पहले जिस तरीके से न्यूज़ 24 और यहाँ पर बबून रिसर्च ग्रुप ने हमेशा की तरह एक बार फिर नतीजों से पहले आपको जो नतीजे दिखाए, हम चाहेंगे कि इस पर भी जो है आपकी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।